हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानीकार भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी भाग्य रेखा को लेकर उपस्थित हूँ। यह कहानी वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। तो चलिए आरंभ करती हूँ भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा शीर्षक कहानी। भाग्य रेखा का अर्थ क्या है? किस्मत की रेखा। हमारे जीवन में कर्म का महत्व है या भाग्य का महत्व है, इसी सत्य को कहानीकार ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। यदि हम कर्म करते हैं तभी अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो हमें कभी अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कर्मवीर होते हैं वे कर्म के माध्यम से ही अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करके कर्म के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, ऐसे लोग भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। किस तरह से? अपने कर्म के सहारे, अपने कर्म के भरोसे। वे कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहे। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। आपके हिंदी साहित्य के ही एक प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास जी, जो आंख से अंधे थे, लेकिन आंख से अंधे होने पर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का जो गुणगान किया है, उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, वह साहित्य रचना के कारण वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इस तरह से आपको अपने समाज में ही, अपने चारों तरफ ही बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, जहां पर आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने कर्म के भरोसे जीवन में मंजिल को प्राप्त किया है। उन्होंने लगातार परिश्रम किया है। आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे कि यदि मेरे भाग्य में पास होना है तो मैं पास होऊंगा, और यदि फेल होना है तो मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपको कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको परिश्रम करना होगा, तभी तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। यानी आपको कर्म करना होगा। कर्म के माध्यम से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी सत्य को कहानीकार ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। तो चलिए आरंभ करती हूँ भाग्य रेखा शीर्षक कहानी। भाग्य रेखा देखिए, कनॉट सर्कस के बाग में जहां नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती है, जहां शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, 3 आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छां में बैठे बीड़ियां सुलगाए बातें कर रहे हैं, और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने अपने जूतों का सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ मुतवातर खांस रहा है। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, सफेद छोटे छोटे बाल, काला झाइयों भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे को झुके हुए खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता। मुझसे न रहा गया। कहानी का जो आरंभ है वह कहां से है? कनॉट सर्कस के बाग से है। यह दिल्ली का एक ऐसा जगह है जहां पर दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है, और इस बाग में लोगों की भीड़ होती है, दोपहर को भी और शाम को भी। दोपहर को कुछ बेरोजगार लोग आकर बैठे रहते हैं, शाम को रसिक लोग आकर बैठते हैं। यानी इस बाग में अधिकतर लोग यहाँ आकर के बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं। तो लेखक भी उस बाग में है। वे क्या देख रहे हैं कि 3 आदमी जो है धूप से बचने के लिए एक पेड़ की छां में बैठे हुए हैं और बीड़ियां सुलगाए हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन तीनों आदमियों से कुछ दूरी पर यानी दाहिनी तरफ एक आदमी जो है वह घास पर लेटा हुआ है। कैसे लेटा है? अपने जूते को माथे के नीचे रखा है, यानी सिरहाना बना लिया है, और वह क्या कर रहा है? लगातार खांस रहा है। वह देखने में कैसा है? कुरूप सा है, काला झाई से भरा चेहरा है, कंधा आगे की तरफ झुका हुआ है। उसकी उम्र 40-45 साल की होगी। तो वह व्यक्ति जो है बार बार खांसता है और क्या करता है? घास पर ही थूकता जाता है, और उसके इस हरकत से
लेखक की नजर उस पर पड़ती है और लेखक को ये अच्छा नहीं लगता है, लेखक को बड़ा बुरा लगता है कि कैसे एक आदमी खांसता है और वही जमीन पर, वही घास पर थूकता जाता है। यह देखकर लेखक को घृणा का भाव उत्पन्न होता है। लेखक रह नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? मैंने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर ना थूकना पड़े। लेखक जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अंत में उस व्यक्ति से यह कहते हैं कि विलायत में जो है जगह जगह पर पीकदान बना हुआ है ताकि लोग पीकदान में थूके, जहां तहां घास पर ना थूके। यानी लेखक उसे सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं कि तुम घास पर मत थूको, बल्कि उसे यह बतलाते हैं कि विलायत में लोग पीकदान पर थूकते हैं क्योंकि वहां पर जगह जगह पीकदान लगाया गया है। तो उसके जवाब में वह व्यक्ति क्या कहता है? उसने मेरी ओर निगाह उठाई, पल भर घूरा, फिर बोला, तो साहब वहां के लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। तो इसका जवाब वह व्यक्ति देता है कि विलायत में लोगों को ऐसी खांसी भी नहीं होती होगी। फिर खांसा और मुस्कुराता वह बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं। और वह व्यक्ति मुस्कुरा कर कहता है कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी किसी को चाह नहीं होती है, नामुराद बीमारी है, और इस बीमारी से आदमी मरता नहीं है बल्कि उसका शरीर धीरे धीरे करके क्या होता है? नष्ट होता जाता है, घुलता जाता है। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे मुस्कुरा रहा था। लेखक ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया और अपने जेब से एक पेपर निकाला, यानी अखबार निकाला, और पढ़ने लगे। और लेखक देखते हैं कनखियों से कि वह आदमी लेखक की तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने अखबार छोड़ दिया, क्या धंधा करते हो? जब लेखक ने देखा कि वह कनखियों से लेखक की तरफ देख रहा है तो लेखक ने अखबार बंद कर दिया और उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो? तो वह व्यक्ति क्या जवाब देता है? जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं ना तंग किया करती थी। तो वह व्यक्ति जवाब में क्या कहता है कि जब मैं काम करता था तब ये खांसी नहीं थी। क्या करते थे? लेखक पूछते हैं, आखिर तुम क्या करते थे? उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी थी। वह बोला, मशीन से कट गई। अब मैं नई उंगलियां कहां से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है। वह व्यक्ति लेखक के पूछने पर कि क्या धंधा करते हो, वो अपनी हथेली को सामने करता है। तो लेखक देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई है। वह व्यक्ति बताता है कि जहां कहीं भी जाओ पहले हाथ की पूरी 10 उंगलियां लेकर आओ। तो वह 10 उंगलियां कहां से लेकर आएगा? उसकी तो 3 उंगलियां कट चुकी है। कहकर हंसने लगा। पहले कहाँ काम करते थे? फिर लेखक पूछते हैं कि तुम कहाँ काम करते थे? तो वह क्या जवाब देता है? कालका वर्कशॉप में। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने का मेरा जी नहीं चाहता था। बहुत सी राम कहानियां सुन चुका था। लेखक को अब उसके बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कहानी सुनना नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रख के लेट गया। मैं भी लेटकर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नजदीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। यहाँ पर भी तिकोन बनती है जहां आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। लेखक थके हुए थे इसलिए क्या करते हैं? वहीं पर सो जाते हैं। जब लेखक की आंख खुली तो लेखक देखते हैं कि धीरे धीरे कोई बातचीत कर रहा है। कोई यह बता रहा है कि जहां पर आयु रेखा और दिल की रेखा मिलती है, यानी हृदय रेखा मिलती है, वहां पर एक त्रिकोण सा बनता है, तो समझ लो उसको धन मिलने वाला है। मैंने आंखें खोली। यह सुनकर लेखक आंख खोलकर देखता है, वही दमे का रोगी घास पर बैठा, उंगलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाए अपनी किस्मत पूछ रहा था। तो क्या देखते हैं कि वही जो दमे का रोगी जो लगातार खांस रहा था, वह अपने हथेली को जिसमें उसकी उंगलियां कटी हुई है उसे एक ज्योतिषी के सामने फैलाए हुए है और अपना भविष्य जान रहा है, यानी अपनी भाग्य रेखा के बारे में जान रहा है। लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। तो वह दमे का रोगी जो है वह ज्योतिषी से कह रहा है कि तुम बातें बना बना कर मत कहो, जो मेरे हाथ में लिखा है उसे ही पढ़कर बताओ। इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। ज्योतिषी फिर कहता है कि तुम्हें धन जरूर मिलेगा, क्योंकि अंगूठे के नीचे भी
तिकोन है और तुम्हारा माथा साफ है। तो वह बीमार व्यक्ति पूछता है कब? ज्योतिषी कहता है जल्दी ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ज्योतिषी बिलबिला गया। बस वह व्यक्ति क्या करता है, जब कहता है कि धन मिलने वाला है तो वह ज्योतिषी को एक जोर थप्पड़ मारता है। ज्योतिषी बौखला जाता है। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा, मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब ज्योतिषी क्या किया, डर के मारे अपना पोथी पत्रा समेटा और वहां से जाने लगा। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति यानी वो यजमान जो है उसका कलाई पकड़कर फिर से बैठा लिया और कहा अभी तक तो तुम बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, अब सच्ची बात बताओ कि मेरे हाथ में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक था। काला चेहरा, सफेद कुर्ता और पाजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था। बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मूक भाषा पढ़ता रहा। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य रेखा नहीं है। अब यहाँ पर लेखक ने ज्योतिषी के बारे में बताया है कि कोई 20-22 साल का लड़का है, युवक है, पायजामा पहना है, कुर्ता पहना है और बंगाली जान पड़ता है। उसने फिर से उस बीमार व्यक्ति के हथेली को पढ़ा, खूब ध्यान से पढ़ा और बताता है कि तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं। यजमान सुनकर हंस पड़ा। ऐसा कह न साले, छिपाता क्यों है, भाग्य रेखा कहाँ होती है? और यह बात सुनकर के वह बूढ़ा बीमार व्यक्ति फिर से हंस पड़ता है और कहता है बताओ तो भाग्य रेखा कहाँ होती है? इधर, यहां से उस उंगली तक जाती है। तो ज्योतिषी उसके हाथ में बताता है कि भाग्य रेखा कहाँ है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? फिर वह व्यक्ति पूछता है कि अगर तुम कह रहे हो कि मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो मुझे धन कहाँ से मिलेगा, तुम ये बात बताओ। धन जरूर मिलेगा, तेरा नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा। ऐसे भी होता है। अब वह ज्योतिषी फिर कहता है कि तुमको धन मिलेगा, हो सकता है तुम्हारी घरवाली के भाग्य से तुम्हें धन मिलेगा। ऐसा होता है। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूं, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। तो उसके जवाब में वह बीमार व्यक्ति क्या बोलता है कि हाँ हाँ, उसी के भाग्य से तो जी रहा हूं, वह तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। ज्योतिषी चुप हो गया। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। अब यह सुनकर के ज्योतिषी चुप हो जाता है और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्योतिषी जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और उसकी वह जो झूठ बोल रहा है वह झूठ भी पकड़ा जा रहा है। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, तू अपना हाथ दिखा। अब देखिए वह बीमार व्यक्ति क्या करता है, ज्योतिषी का हाथ खींचता है और कहता है तुम अपनी हथेली दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बतलाऊंगा। ज्योतिषी सकुचाया, मगर उसे छुटकारा पाने का कोई साधन न देकर अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। यह तेरी भाग्य रेखा है। अब ज्योतिषी देखा कि अब तो भाग कर जा नहीं सकता है, तो क्या करता है, अंत में हार कर अपनी हथेली उसके सामने कर देता है और वह उसकी हथेली को देखकर बोलता है, तुम्हारी भाग्य रेखा कहाँ है? हाँ, तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे? अब वो बीमार व्यक्ति ज्योतिषी को बोलता है, तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितना बंगला है तुम्हारे पास? ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहजने लगा। दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर, कब से यह धंधा करने लगा है? फिर ज्योतिषी जो वहां से भागना चाहता है, लेकिन वह वृद्ध यजमान यानी वह बीमार व्यक्ति उसे फिर से कहता है, बैठो, तुम कब से यह धंधा कर रहे हो? अब ज्योतिषी कहे तो क्या कहे, ज्योतिषी चुप। ज्योतिषी जो है चुप हो जाता है। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है? वह व्यक्ति ज्योतिषी पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से। पूर्वी बंगाल यानी अब जो बांग्लादेश है उसे ही पूर्वी बंगाल कहा जाता है। शरणार्थी है, यानी तुम उस देश से यहाँ आए हो शरण लेने के लिए? तो बोलता है, हाँ, पहले भी यही धंधा था। तो बीमार व्यक्ति ज्योतिषी से कहता है कि तुम क्या यही धंधा करते थे पहले? ज्योतिषी फिर चुप। ज्योतिषी फिर चुप हो गया, क्योंकि वह पहले ऐसा धंधा नहीं करता था, ये तो बाद में उसने धंधा शुरू किया। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा। यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। तब जो है बीमार व्यक्ति कहता है कि तुम हम लोगों को क्यों ठगते हो? अगर ठगना है तो किसी मोटर वाले यानी किसी अमीर व्यक्ति को ठगो, उसके हथेली को देखो, उसे अच्छी अच्छी बात बताओ।
ताकि वह खुश होकर तुम्हें अधिक धन दे। ज्योतिषी ने सिर हिलाया, वह कहाँ दिखाते हैं, जो 2 पैसे मिलते हैं तुम्ही जैसों से। तो ज्योतिषी कहता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग हाथ नहीं दिखलाते हैं। हाथ कौन दिखलाता है? जो गरीब लोग हैं, तुम्हारे तरह जो लोग हैं, ऐसे लोगों को ही तो मैं ठगता हूं। यही कहने का तात्पर्य है। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए, पेड़ के नीचे बैठ गए। जा उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली ना होगी। सूर्य जो है ढलने लगा, तभी जो है बाग में 5-7 चपरासी आए। तो बीमार व्यक्ति ज्योतिषी से कहता है, जाओ वो जो चपरासी आए हुए हैं उनका हाथ देखो, उनके जेब में पैसा होगा। मगर ज्योतिषी सहमा सा बैठा रहा। एकाएक बाग की आबादी बढ़ने लगी। ज्योतिषी एकदम चुप हो गया, वो डर गया। तभी अचानक ऐसा लगा कि बाग में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। तो क्या होता है देखिए, नीले कुर्ते पजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। फिर एक नीली सी लॉरी झपटती हुई आई और बाग के एन सामने रुक गई। उनमें से 15-20 लठधारी पुलिस उतरे और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। तो अचानक क्या देखते हैं, नीला कुर्ता पजामा पहने हुए बहुत सारे लोग जो है बाग में आए और फुटपाथ के किनारे बैठ गए। तभी एक लॉरी भी आई, उसमें से पुलिस उतरे जिसके पास लाठी थी। और जितने सारे लोग वहां से गुजर रहे थे वे भी इन पुलिस को देखकर, लोगों को देख करके क्या हुआ, वहां पर रुकने लगे। इस तरह से बाग में लोगों की संख्या जो है बढ़ने लगी और वहां का वातावरण कैसा हो गया, तनाव से भर गया। लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। लोग किस लिए जमा हो रहे हैं, ज्योतिषी ने जजमान से पूछा। अब जो है ज्योतिषी उस बीमार व्यक्ति यानी जजमान से पूछता है कि लोग क्यों आ रहे हैं। तो उसका जवाब क्या देता है, तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन है। फिर यजमान गंभीर हो गया, आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। तो वह बीमार व्यक्ति बतलाता है कि आज मई दिवस है, आज के दिन ही मजदूरों पर गोली चली थी। तो मई दिवस का पालन करने के लिए ही यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई। मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई, बर्फ, मूंगफली, चाट, चबेने वाले भी आन पहुंचे और घूम घूम कर सौदा बेचने लगे। अब मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही चना बेचने वाले, मलाई बर्फ बेचने वाले, खोमचे वाले, वे सब भी आकर के क्या करने लगे, अपना सामान बेचने लगे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया। तभी जो है शहर की ओर से एक शोर सुनाई देता है। बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था, नारे गूंज रहे थे, हवा में तनाव बढ़ रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। तभी जो है जब शहर की ओर से आवाज सुनाई दी तो पता चला कि शहर से एक जुलूस आ रहा है। और क्या होता है, पुलिस जो है सावधान हो गई। फुटपाथ पर जो बैठे लोग थे वे भी नारा लगाने लगे। पुलिस की एक और लॉरी आ गई और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे। आज लाठी चलेगी, यजमान ने कहा, पर किसी ने कोई उत्तर न दिया। तभी क्या होता, पुलिस की एक और लॉरी आती है जिसमें से पुलिस उतरते हैं। वो पुलिस कैसे थे, लठधारी, यानी उनके पास क्या थी, लाठी थी। यानी पुलिस की 2 लॉरी यहाँ पर आ गई। तो ज्योतिषी डर जाता है। ज्योतिषी पुलिस को देखकर कहता है कि क्या लाठी चलेगी। तो बूढ़ा व्यक्ति इसका कोई उत्तर नहीं देता है। सड़क के दोनों ओर भीड़ जम गई, सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। सड़क के दोनों ओर क्या होता, भीड़ जम जाती है। अब भीड़ जमने से क्या है, सवारियों का आना जाना रुक गया और शहर वाली सड़क से जो एक जुलूस जो है बाग की तरफ बढ़ते आ रही थी। फुटपाथ वाले भी उसमें जा जाकर मिलने लगे। इतने में 2 और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ बढ़ने लगे। सभी लोग क्या करते हैं, जुलूस में शामिल होने लगते हैं। तभी और 2 जुलूस जो है वहां पर पहुंचती है। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। नारे आसमान तक गूंजने लगे और लोगों की तादाद हजारों तक जा लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इस भीड़ में पुंजीभूत हो गई हो। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे।
पुलिस वालों ने लाठियां उठा ली और साथ साथ जाने लगे। अब क्या हो गया, खूब भीड़ बढ़ गई, भीड़ को मानो जोश आ गया हो। सब लोग सावधान हो गए। मजदूर बाग के सामने 8-8 लाइन का कतार बनाकर खड़े होने लगे और मजदूरों का जो नारा है वह आसमान में गूंजने लगा। इस तरह से मजदूरों की संख्या जो हजारों में पहुंचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर की ऊर्जा जो है एक जगह एकत्रित हो गई है, पुंजीभूत हो गई है। इसका कारण क्या था, कई जुलूस जो है एक जगह शामिल हो गई थी, माने कई जुलूस मिलकर एक बन गई। मजदूर झंडा उठाए और आगे बढ़ने लगे और पुलिस भी साथ साथ चलने लगी। तो पुलिस क्यों साथ साथ चल रही है, ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। फिर वह भीमाकार जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो भीमाकार क्यों कहा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम था भीम, जो देखने में कैसा था, विशालकाय था। तो यहाँ पर जो जुलूस है वह भी एक भीमाकार यानी विशाल रूप में है। कनाट सर्कस की मालदार धुली पुती दीवारों के सामने वह अनोखा लग रहा था, जैसे नील आकाश में सहमा अंधियारे बादल करवटे लेने लगे। तो कनाट सर्कस का जो जगह है वहां की दीवारें जो काफी साफ सुथरी है और अचानक जो मजदूरों की भीड़ दिखाई देती है, ऐसा लगता है मानो नीला आसमान में बादलें जो है उथल पुथल मचा रहे हों। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लारियां आई थी और भीड़ जो है आगे बढ़ती है, जुलूस के जो लोग हैं आगे बढ़ते हैं और उस तरफ चले जाते हैं जिधर से लॉरी आई थी। ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में बेंच के ऊपर आ खड़ा हुआ था और ज्योतिषी जो है इस भीड़ को देख करके क्या होगा जो है बड़ी उत्सुकता से इस जुलूस को देखने के लिए क्या करता है, बेंच के ऊपर खड़ा हो जाता है। दमे का रोगी अब भी अपनी जगह पर बैठा एकटक जुलूस को देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर होने लगी, दर्शकों की भीड़ बिखर गई। जो लोग जुलूस के संग नहीं गए वे अपने घरों की ओर रवाना हुए। बाग पर धीरे धीरे दोपहर जैसी निस्तब्धता छाने लगी। अब जब जुलूस आगे बढ़ने लगी तो नारों की जो गूंज थी वह मंद पड़ने लगी। जो लोग जुलूस के साथ नहीं गए थे वे सभी लोग अपने घर की ओर चले गए और बाग में जो है फिर से शांति छा गई, जैसा कि दोपहर में हुआ करती थी। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर आ रहा था सामने से गुजरा। दुबला सा आदमी, मैली गंजी जंघिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। क्या है, यह जुलूस कहाँ जाएगा? पता नहीं। सुनते हैं अजमेरी गेट दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले जाएगा, वहां जलसा होगा। तभी जो है एक आदमी जो है दौड़ता भागता हुआ वहां से गुजरता है। तो उसे वह बीमार व्यक्ति रोक कर कहता है कि तुम बताओ कि यह जुलूस कहाँ तक जाएगा। तो बताता है यह जुलूस जो है अजमेरी गेट दिल्ली दरवाजा होते हुए लाल किले तक जाएगा। वहां तक पहुंचेगा भी? ये लठधारी जो साथ जा रहे हैं, जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो बीमार व्यक्ति कहता है क्या सच में यह जुलूस लाल किले तक पहुंच पाएगी या उसके पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि साथ में पुलिस है, कहीं पुलिस उस पर लाठीचार्ज न कर दे। अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़ी ही, कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। तो वह व्यक्ति जवाब में कहता है कि जुलूस नहीं रुकेगा, कुछ गड़बड़ अगर होगी भी तो जुलूस आगे बढ़ता जाएगा। और यह कह करके वह आदमी आगे चला जाता है। दम्मे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक टकटकी बांधे उसे देखता रहता है। फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सकुचाया, घबराया। अब दम्मे का रोगी जो है जुलूस की तरफ एकटक देखता रहा जब तक जुलूस जो है उसके आंखों से ओझल न हो गया। फिर वह बीमार व्यक्ति क्या करता है, ज्योतिषी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। यह देखकर ज्योतिषी फिर घबरा जाता है। यजमान बोला, देखा साले? हाँ देखा है। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। तो यजमान बोलता, देखा जुलूस को? तो ज्योतिषी बोलता, हाँ देखा। और उस बीमार व्यक्ति की जो आंखें हैं, उसकी जो नजर है किस तरफ थी? जुलूस की तरफ थी। फिर मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली साले, तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है। फिर वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए क्या करता है, अपनी हथेली जिसकी उंगलियां कटी हुई थी उसे ज्योतिषी के सामने रखता है और दिखाते हुए कहता है कि अब बता भाग्य रेखा कैसे कमजोर है।
और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगता है और अपने बाएं हाथ से क्या करता है, अपने छाती को थामता है और फिर खांसना शुरू कर देता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में वह बीमार व्यक्ति बताना चाहता है कि तुम कैसे कहते हो कि मेरा भाग्य कमजोर है, क्योंकि व्यक्ति जो है भाग्य से नहीं कर्म से जीवन में आगे बढ़ता है, कर्म करके ही अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो जितने मजदूर हैं ये अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, इसलिए वे क्रांति करके अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं। कहानीकार ने इसी सत्य को यहाँ पर बताना चाहा है कि मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य में से कर्म का विशेष महत्व है। यदि आप कर्म करते हैं तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको जीवन में कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। यानी जीवन में अगर कुछ बनना है, अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको कर्म करना होगा। अपने भाग्य रेखा के भरोसे रहने से आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।